नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देहरादून एरा और मैं हूँ आशीष एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ मध्यकालीन भारत के ऊपर जो कि है हमारा भारत का इतिहास और इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी के लिए। तो आज मैं इसी पे चर्चा करने वाला हूँ और इसके माध्यम से मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि मध्यकालीन का जो पीरियड था, जो टाइम था, जो समय था, यानी कि 712 से लेके आपका 1200 एडी तक का, ठीक है? 712 से 1200 एडी का जो टाइम था, उसमें कितने आक्रमण किए थे भारत में और वो कौन-कौन थे जिन्होंने आक्रमण किया था? तो प्रश्न अलग-अलग बन सकते हैं कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में 17 बार युद्ध किया मतलब आक्रमण किया और कौन-सा ऐसा शासक था जिसने तराइन का क्षेत्र का युद्ध किया हो और कौन ऐसा शासक था जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई की थी यानी कि युद्ध किया था। तमाम ऐसे सारे प्रश्न इसी से मिलते-जुलते हैं और इसी से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको मध्यकालीन के बारे में बताऊँगा। मध्यकालीन का जो ये पीरियड था यानी अगर मैं 500 वर्ष की अगर मैं ये बात करता हूँ यानी कि 712 से लेके लगभग 1200 के बीच में जो 1200 एडी के बीच का जो टाइम था उसमें 500 वर्षों का ही टाइम है। तो इन 500 वर्षों में भारत में कितनी बार आक्रमण हुआ ये आज हम जानेंगे। तो 3 आक्रमण सबसे मुख्य माने जाते हैं जिनमें जो पहला नाम आता है वो पहला नाम आता है आपका मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है? मोहम्मद बिन कासिम के बाद आते हैं महमूद गजनवी और तीसरे नंबर में आते हैं मोहम्मद गौरी, ठीक है? तो इनके द्वारा युद्ध किया गया यानी आक्रमण भारत पर किया गया और इन्होंने कोशिश की अपना साम्राज्य बनाने के लिए। तो आज मैं इनमें से एक आक्रमणकारी को लूँगा जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जिस देश की मैं आज बात करने वाला हूँ, देखो प्रश्न ये भी उठता है कि कौन-सा ऐसा विदेशी मुस्लिम था जिसने भारत में आक्रमण किया था। तो वो यही नाम है मोहम्मद बिन कासिम का। तो देखिए स्टोरी में क्या होता है, स्टोरी की शुरुआत होती है उस देश से जहाँ से मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। तो आज जिस कंट्री को हम जानते हैं ईरान के नाम से, उस टाइम पे उसका नाम फ़ारस था और वो फ़ारस से आए थे। और अगर मैं बात करूँ जैसे आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में अलग-अलग पोस्ट होती है, उनका अलग-अलग नाम होता है या जिसने भी भारत में शासन किए हैं, तो उनके अलग-अलग नाम थे। वैसे ही फ़ारस में उनके अपने खुद के पोस्ट के नाम होते थे या राजा कह लीजिए। तो वहाँ पे जो फ़ारस का जो खलीफ़ा था, वो खलीफ़ा था आपका अल हज़ाज़ बिन यूसुफ़। अल हज़ाज़ बिन यूसुफ़ वहाँ का खलीफ़ा बोल सकते हो या राजा बोल सकते हो। तो ये लोग क्या करते थे, जो फ़ारस के जो लोग थे, ये ट्रैवल करते थे। ट्रैवल ये करने आते थे क्योंकि देखो इनके देश में कुछ तो नहीं होता था, बंजर ज़मीन होती थी, आज भी बंजर ज़मीन है, बट पॉपुलर इसलिए क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है? उत्पादन की वजह से ये ज़्यादा आगे अग्रसर हो रहा है और इकोनॉमी में भी अच्छा बढ़ता जा रहा है। पर उस टाइम पे ये बात नहीं थी, पहले भी बंजर ही था। तो ये क्या करते थे, ये लोग ट्रैवलिंग करते-करते ये लोग क्या करते थे जो भी सामान होता था जैसे मसाले के लिए ये लोग भारत जैसे देश के इर्द-गिर्द घूमते रहते थे। तो इन्होंने जो सबसे पहला अटैक किया, यानी कि जो अल हज़ाज़ बिन यूसुफ़ था, तो अल हज़ाज़ बिन यूसुफ़ ने क्या किया क्योंकि देखो वो भारत में तो एकदम से नहीं आ सकते थे, क्योंकि उस टाइप के शासक भी बहुत थे भारत में, ठीक है? धर्म बहुत ज़्यादा थे, ऐसा नहीं है कि धर्म आज ही है, धर्म पहले से बहुत ज़्यादा अलग-अलग कल्चर्स इंडिया में मौजूद थे। तो क्या किया इन्होंने भारत का एक नियर बाय कंट्री है जिसका नाम है श्रीलंका, ठीक है? तो श्रीलंका का नाम पहले था शिलॉन, ठीक है? तो ये लोग ट्रैवलिंग के लिए आते थे, सामान के लिए आते थे। तो इन्होंने धीरे-धीरे क्या किया, जो आपका अल हज़ाज़ बिन यूसुफ़ था, इसने अटैक कर दिया सिलोन में, यानी श्रीलंका में आज की डेट में, जिसे हम श्रीलंका बोलते हैं, उसने वहाँ पे कर दिया अटैक। अब अटैक कर दिया, अब
ऐसा तो था नहीं कि वो एकदम से इंडिया में एंटर कर पाएँ, जो ये फ़ारस के लोग जो थे, ये एकदम से इंडिया में एंटर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे भी अलग-अलग शासन चल रहे थे, अलग-अलग कल्चर्स के अलग-अलग जो धर्म के शासन थे, वो चल रहे थे। तो इनको पता था कि हमारी दाल है, वो नहीं गलने वाली है। तो इन्होंने पहला जो अटैक था, वो पहला जो अटैक किया, वो इन्होंने क्या बोलते हैं, श्रीलंका में किया, और वहाँ से इन्होंने अपना धीरे-धीरे यहाँ पे इन्होंने हत्या की लोगों की, और उनको मार डाला, और करीबन 700 लोग करीबन 700 लोग वहाँ पे मूव हो गए, शिलॉन में, यानी कि श्रीलंका में मूव हो गए, और वहाँ पे बसने लगे। और वहाँ पे जो लूट-पाट की जो भी डकैती होती थी, वो ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे। तो उतने में क्या होता है, देखो, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो हमेशा इंडिया में जो हिंदुस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, तो हिंदुस्तान में हमेशा धर्म का युद्ध हुआ है आज तक। धर्म का युद्ध बोले तो मतलब एक पद्धति गोरिल्ला मार पद्धति नहीं हुई है। मतलब गोरिल्ला पद्धति का मतलब होता है कि बिना बताए युद्ध कर देना, मगर ऐसा हिंदुस्तान के धर्म में नहीं हुआ है। और ये भी माना जाता रहा है कि धर्म ही युद्ध हुआ है। धर्म युद्ध हुआ है, मतलब जो महाभारत के दौर से अगर हम बात करें, तो उसे हम धर्म युद्ध बोलते थे। मतलब जितने भी जो राजा होते थे, वो संदेश भेजते थे एक दूसरे को, उसके बाद जो प्री प्लानिंग होती थी, उसके बाद वहाँ लड़ाई करते थे। और ऐसा भी देखा गया है कि महाभारत में जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो महाभारत में जो लोग लड़ते थे, वो दिन की तरफ लड़ते थे, शाम होने पे वो फिर से एक दूसरे को मिलाप करते थे, फिर अगले दिन ही वो लड़ना स्टार्ट करते थे। अब होता क्या है कि इनके 3 जहाज जो श्रीलंका से वापस जा रहे थे, देखो हुआ क्या था कि हाँ, हत्या करने के बाद जब इन्होंने अपना जो कानून था वो यहाँ पे वर्चस्व किया या बनाना जब स्टार्ट किया इन्होंने शिलॉन में, तो वहाँ पे जो ईरानी थे, जो फ़ारसी थे, वो मारे गए। करीबन मान लो कि 700, हाँ, 700 जो ईरानी जो फ़ारसी लोग थे, वो मारे गए। अब वो बैटल का युद्ध बन चुका था, ठीक है? तो जो अल हज़ाज़ बिन यूसुफ़ था, उसने एक संदेश दिया कि जितनी भी विधवाएँ महिलाएँ हैं, उनको वापस अपने देश यानी फ़ारस में आ जाना चाहिए, और उनको लेके आए जाए, ठीक है? तो ये प्लानिंग चल रही थी। तो उसके बाद क्या होता है, अब ये लोग तो एंटर नहीं कर पा रहे थे। ये हाँ, इंडिया में ये इन लोगों का जो ये तट थे अलग-अलग, जैसे पोर्ट जो थे, वो पोर्ट की सहायता से इंडिया में एंटर होते थे, और उस टाइम पे ये प्रथा नहीं थी कि जो इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी कि जो हम वहाँ पे करेंसी का यूज़ कर पाएँ। तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम का प्रयोग होता था। मतलब जब ये इंडिया में एंटर होते थे किसी भी तट के थ्रू, या जितने भी जो पोर्ट के थ्रू जब ये एंटर होते थे इंडिया में, 1-2 करके, ऐसे तो नहीं, मतलब ज़्यादा एंट्री नहीं होती थी। तो जैसी भी एंट्री होती थी, तो ये क्या करते थे, ये इनका जो काम था, ये मसाला लेने का काम था, क्योंकि इनके पास ऐसा अपनी ज़मीन नहीं थी। मतलब ज़मीन भी थी तो बंजर थी, तो साग-सब्ज़ी ऐसा कुछ नहीं था। तो ये क्या करते थे, प्लानिंग के साथ आते थे। तो ये अपनी जो भी प्रोडक्ट की जो भी क्वांटिटी होती थी, तो ये बोलते थे कि हम आपको ये देंगे, आप हमें ये दे दो। तो इस तरीके से ये अपना जो भी जो डील वाला जो पार्ट था, ये ऐसे निपटाते थे। अब मैं स्टोरी में आ रहा हूँ कि क्या हुआ था, जब इन्होंने जब इनका जहाज़ जब इन्होंने लूटा, जब इन्होंने अपना जो ये श्रीलंका का जो इन्होंने सामान लूटा, तो ये लेके जा रहे थे, उन 700 विधवाओं को लेके जा रहे थे, और अलग से वो 3 जहाज भी जा रहे थे, जिसमें सोना चांदी, और वैसे भी श्रीलंका को हम मोतियों के खजानों से ज़्यादा हम जानते हैं, तो वही चीज़ ये वापस लेके जा रहे थे। अब हुआ क्या कि जब ये 3 जो बड़े जहाज़ थे, जब ये लेके जा रहे थे, तो जो नियर बाय जो हमारा जो पाकिस्तान जो आज के नाम से जानते हैं, पाकिस्तान के बगल में, जैसे अगर आपने सुना होगा, जैसे सोमालिया में आज के लोग भी जितने भी जो जहाज़ होते हैं, उनको हाईजैक कर लेते हैं, तो वैसे ही उस टाइम पे जो लुटेरे थे, तो उन लुटेरों ने क्या किया कि इनके जो 3 जहाज़ थे, उनको भी क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया, और साथ ही साथ जो 700 विधवाएँ थीं, उनको भी बंधक बना लिया। ये बात पता चलती है अल हज़ाज़ बिन यूसुफ़ को। अब अल हज़ाज़ बिन यूसुफ़ को अपनी इज़्ज़त का सवाल होता है कि क्या किया जाए, कैसा किया जाए? तो वो सर्च करता है कि ये चीज़ कहाँ पे हुई थी, और जैसे मैंने आपको फिर से रिपीट किया कि पाकिस्तान एक देश है, और जो इंडस नदी है, उसके बगल में ही पाकिस्तान वाली जो जगह है, वहाँ पे एक सिंध प्रांत है, और वो सिंध प्रांत के कुछ ही आगे जो तट थे, वहाँ पे
ये सारा जो हाईजैक का जो प्रोसेस था ये हुआ होगा। तो वहाँ पे एक राजा होते थे, यानी पाकिस्तान में एक सिंध एक प्रांत होता है जिसमें एक राजा होता था, और ये राजा को हम आखिरी हिंदू शासक के राजा के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम था दाहिर सेन। ठीक है, दाहिर सेन, अगर कोई आपसे ये प्रश्न पूछता है कि दाहिर सेन कौन थे, तो ये आखिरी हिंदू शासक थे पंजाब, यानी कि जो पाकिस्तान में जो सिंध पड़ता था वहाँ के। अब जब ये बात अल-हज्जाज को पता चलती है, तो उसे ये लगता है कि ये इनके सारे समीप हुए हैं, ये इनके संरक्षण में हुए हैं, जो ये डकैती हुई है, तो ये इनको देखना चाहिए था, है ना? तो अपना संदेश जो है जो अल-हज्जाज जो आपके ये जो शासक था, जो ये खलीफा था, तो ये संदेश पहुँचाता है किसको? ये संदेश पहुँचाता है आपका जो ये सेन थे, ठीक है? जो सेन कौन थे? सेन जो राजा थे वहाँ पे, उसको। तो सेन को जब वो जो दाहिल सेन थे, जब वो उसको पहुँचाने की कोशिश करते हैं, तो दाहिल सेन मना कर देते हैं कि हमें नहीं पता, क्योंकि हम अपनी कंट्री में हैं, और वो जो हाईजैक जो उन्होंने किया है उनको हम जानते भी नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये हमें नहीं पता, ये आप जानें और आपका काम जाने। तो इसको जो जब ये रिप्लाई होता है, तो दाहिल सेन का जो रिप्लाई होता है उसके लिए कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, और नेगोशिएट हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए भी ये मृत्यु के लिए ही नज़दीक होगा, तो हम ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन सी जगह है। अब आगे क्या होता है, तो उस टाइम पे जो अल हज़ाज़ होता है वो गुस्से से बहुत ज़्यादा लाल होता है, तो वो एक एक्शंस और वहाँ पे डिसीजन भी लेता है। तो डिसीजन में क्या होता है कि वो अपना एक कमांडर तैयार करता है, ठीक? वो एक कमांडर तैयार करता है, उस कमांडर का नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। मैंने आपको पहले बताया था, जो हिंद राष्ट्र है, जो हिंदुस्तान है, उसकी ज़मीन पे हमेशा से, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, हमें किसी से जो भी हमारे जो मसाले थे, या जो भी हमारे जितने भी जो खान-पान की चीज़ें होती थी, वो हमें किसी देश से लेना नहीं पड़ा, इनको लेना पड़ता था, तो ये लोग आते थे उस चीज़ के लिए। तो होता क्या है कि जो आपका जो सेन राजा जो जाने जाते हैं, दाहिल सेन जो जाने जाते हैं, तो जब उन्होंने ये सुना, तो इन्होंने बोला, जो अल हज़ाज़ ने बोला कि अब हमें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। तो दाहिल सेन यही थे कि हमेशा हिंदुस्तान की धरती में क्या हुआ है, धर्म युद्ध हुआ है, तो जो भी होगा वो प्लानिंग से होगा, क्योंकि दुश्मनी बढ़ चुकी थी, आपस में दुश्मनी बढ़ चुकी थी। तो दाहिल सेन ने ये बोला कि चलो, अगर युद्ध भी होगा तो प्री प्लानिंग होगी, पहले वो संदेश देगा, फिर हम संदेश देंगे, उसके बाद अगर हमें मैदान में आने के लिए बोलेंगे तो हम वहाँ पे मैदान में आ जाएंगे। बट ये सिर्फ हिंदुस्तान की धरती में होता था धर्म युद्ध। ये उस कंट्री में, ईरान में, ये धर्म युद्ध नहीं होता था, और यही प्लानिंग से जो गोरिल्ला मार पद्धति की जो आक्रमण जो होना था, वो अल हज्जाज बिन यूसुफ के द्वारा प्लान किया गया। उसने अपने कमांडर को, यानी जिसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था, उसको रातों रात सिंध प्रांत में सिंध प्रांत में रातों रात वहाँ पे भेजा, और वहाँ पे अपने सैनिक भेजे, और इस तरीके से वहाँ पे लूट-पाट की गई, अ, हत्या की गई, और जो भी जितने भी लोग थे उनको ख़त्म किया गया, और इस तरीके से वहाँ पे उन्होंने अपना साम्राज्य कायम करने की कोशिश की। और बाद में अल हज्जाज ने क्या किया, अल हज्जाज ने ये भी संदेश दिया था कि दाहिल सेन को मारा जाए। ठीक है? दाहिल सेन को मारा जाए, और उसके शव को छत-विछत किया जाए, और मेरे पास लेके आया जाए। तो ये जो सारी प्रोसेस थी, ये सारी चीज़ें की गई, और वहाँ पे उसका सर धड़ से अलग किया गया, और जैसे जो अल हज्जाज ने जैसे बोला था, वही चीज़ मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और जो भी उसका शव था वो वापस जो अल हज्जाज थे उसके देश में, यानी फ़ारस में लेके गए, और वहाँ पे प्रस्तुत किया। उसके साथ-साथ जितने भी लोग थे वहाँ पे, जितने भी 700-600 जितने भी जो वहाँ की औरतें थीं, उनको भी बंधक बना दिया गया, और उसके साथ-साथ दाहिल सेन की 2 लड़कियाँ थीं। एक का नाम सूर्यवती था, एक का नाम सोमवती था। तो सूर्यवती और सोमवती को लेके भी ये वहाँ पे रवाना हो गए अपने फ़ारस में। अब क्या होता है कि
जब दाहिल सेन का शव वहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है और जो 2 उसकी लड़कियाँ होती हैं, वो भी उसको प्रस्तुत किया जाता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो मोहम्मद बिन कासिम था, वो कमांडर के साथ-साथ अल हज़ाज़ का दामाद भी था। यानी कि जो अल हज़ाज़ की जो बेटी थी, उसकी जो शादी हुई थी, वो शादी मोहम्मद बिन कासिम से हुई थी। अब क्या होता है कि थोड़ा-सा उसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी, जो जो नेचर अगर बोला जाता है अल हज़ाज़ को, तो उसने बोला, उसको दया आई, तो उसने बोला कि जो दाहिल सेन की जो 2 लड़कियाँ थी, वो मेरे साथ ही रहेंगी, वो भी मेरी बेटियों की समान हैं। तो ऐसे करते-करते जो अल हज़ाज़ है, उसने उन बेटियों को अपने साथ रखा और उनकी परवरिश की। बाद में क्या होता है कि जो उसमें सूर्यवती होती है, वो ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देती है अल हज़ाज़ का, और अल हज़ाज़ का करने के बाद अल हज़ाज़ का ब्रेन वॉश करने के बाद जो नज़र होती है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम की जो नज़र होती है, वो अल हज़ाज़ के दिमाग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मतलब कहने का मतलब ये है कि अल हज़ाज़ जो होता है, वो मोहम्मद बिन कासिम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता। इसकी वजह से वो उसका कत्ल कर देता है। किसके कहने पर? सूर्यवती के कहने पर, क्योंकि वो उसका ब्रेन वॉश कर देती है। क्योंकि वो बाद में उसे पिता जैसा मानने लग जाती है, तो वो उसका ब्रेन वॉश कर देती है और सूर्यवती बोलती है कि ये कल्प्रिट की तरह है, इसको ज़िंदा गाड़ दिया जाए। तो वही होता है, जो आपका अल हज़ाज़ होता है, जो वहाँ का खलीफा होता है, वो उसको ज़िंदा गाड़ देता है। ऊँट के जितने भी जो खाल होती है, उसके बीच में गाड़ दिया जाता है। तो ये स्टोरी थी मोहम्मद बिन कासिम की। भारत में जो आक्रमण किया था, वो इस तरीके से किया था, और भारत और ये भी देखा गया है कि जो ये आक्रमण था, ये मोहम्मद बिन कासिम का सिर्फ़ एक ही बार किया गया था, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि उसको मार दिया गया, ठीक है? तो ये लगभग जो बात थी, ये 712 से 712 के बीच की ये बात थी। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम ने वहाँ पे आक्रमण किया। तो आपको कैसी लगी ये स्टोरी? बताइएगा। और मुझे ये भी पता है कि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली और समझ में आई। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।